नहीं हो पाए थे, और जॉइंट्स और डिजीज वगैरह रह गई थी या मूवमेंट के टाइप्स रह गए थे। तो मैं थोड़ा सा जॉइंट्स और मूवमेंट के टाइप बता देता हूँ और चैप्टर को एंड अप करता हूँ। और उसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ब्रीफ, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट कंटेंट जो भी होगा। तो जॉइंट्स के टाइप देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक जॉइंट तो मैंने पढ़ाते टाइम ही डिस्कस कर दिया था आप लोगों को, एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को मैंने आप लोग को कहा था कि एक सॉकेट होता है, इस सॉकेट में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जाके फिट हो जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, रोटेशनल मूवमेंट कराता है। मतलब आपका पूरा कंप्लीट अगर रोटेशन करना हो, जैसे आप बॉलिंग एक्शन करते हैं ना, तो कंप्लीट रोटेशन अगर करना हो, या पैर का जो होता है पैर का पूरा मूवमेंट, वो कौन कराता है बच्चों, वो बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट होता है। और बच्चों जो मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, दूसरे डायरेक्शन में ना हो, एक डायरेक्शन से हाथ, ये यहाँ ये वाला जॉइंट एक डायरेक्शन में हो रहा है, इसके बाद सीधा होने के बाद दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इसको हिंग जॉइंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिंग जॉइंट कहते हैं, ये वाला जॉइंट या ये वाला जॉइंट। ठीक है, ये हिंग जॉइंट में आता है। आप अपने हाथ को एक डायरेक्शन में आगे की तरफ तो मोड़ सकते हैं, फिर सीधा कीजिए, लेकिन जब आप पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं मोड़ पाएगा। अगर आपने और ज्यादा कोशिश की तो आपका हाथ उखड़ के दूसरे हाथ में आ जाएगा। तो हिंग जॉइंट में क्या होता है, हाँ गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ, तो हिंग जॉइंट में क्या होता है बच्चे, कि आपका सिर्फ एक ही तरह का जॉइंट जो होता है, वो क्या होता है, मतलब एक ही तरह का मूवमेंट जो होता है अलाउ होता है, दूसरे साइड का मूवमेंट अलाउ नहीं होता है हिंग जॉइंट में। जबकि फिंगर्स में हिंग जॉइंट नहीं होता है, फिंगर्स में आप आगे बीच और पीछे भी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं ना, तो हिंग जॉइंट नहीं कहेंगे आप। फिंगर्स आगे किया, फिर बीच में किया, फिर पीछे भी कर लिया आपने, तो जो पीछे की तरफ मूव नहीं हो पा रहा है वो हिंग जॉइंट। तो आप एल्बो का जॉइंट जो होगा वो उसमें कंसिस्ट करेंगे। एक तो ये इतना ज्यादा इसका सेंसिटिविटी है, हाँ। तो क्लास, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका सोल्जर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है, ये वाला जॉइंट होता है। जबकि हिंग जो होता है वो एल्बो जॉइंट और आपका नी जॉइंट इनको बोलते हैं। अब बच्चों एक होता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो होता है ये आपके वर्टिब्रल कॉलम, स्पेशली एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। जो आप गर्दन ऐसे ऐसे करते हैं ना, आप ऐसे करते हैं या ऐसे घुमा लेते हैं गर्दन, ये जो मूवमेंट अलाउ करता है, ये इस तरह के मूवमेंट जो होती हैं वो पाइवोट होता है। ये गोल गोल तरीके के मूवमेंट्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपसाइड और डाउनवर्ड एक लिमिटेड मूवमेंट कराते हैं, जबकि गोल मूवमेंट है पूरा करा लेंगे। अगर आप अपने गर्दन को या सर को गोल घुमाना चाहो तो पूरा गोल घूम सकता है, लेकिन आप पीछे करना चाहो तो एक लिमिट में ही पीछे जाएगा, आगे करना चाहो तो एक लिमिट में ही आगे आएगा। ठीक है, तो आगे और पीछे एक लिमिटेड मूवमेंट होता है, जबकि गोल मूवमेंट पूरा का पूरा हो जाता है इसका। इसको हम पाइवोट जॉइंट कहते हैं। इसके बाद होता है बच्चों एक ग्लाइडिंग मूवमेंट। एलिप्सॉइडल को छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ और जॉइंट्स के बारे में बता देता हूं। एक ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ये आपके रिस्ट के जॉइंट को कहते हैं, ये वाले। ठीक है, जिसको यहाँ पर एलिप्सॉइडल भी बोला गया है, ये वाला जॉइंट। ठीक है, जो आप हाथ से ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं ना अपने हाथ को, ये क्या है, एलिप्सॉइडल या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है। और कोई जॉइंट तो नहीं रह गया, यही इतने जॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, इसमें ये जॉइंट्स में सारे जॉइंट्स जो हैं ये फ्री मूवमेंट करते हैं। ये सारे जॉइंट्स कैसा मूवमेंट करते हैं, फ्री मूवमेंट करते हैं, लेस और मोर, मतलब अच्छा खासा मूवमेंट अलाउ होता है इसमें। और ये जो फ्री मूवमेंट होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन फ्लूइड नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। एक फ्लूइड होता है, उसके प्रेजेंस की वजह से ये इतने मूवमेंट हो पाते हैं, चाहे बॉल सॉकेट हो, चाहे हिंग हो, चाहे पाइवोट हो, चाहे एलिप्सॉइडल हो या ग्लाइडिंग हो, ये साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ही मूवमेंट अलाउ होता है।
जिस वजह से इन सब को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट कहते हैं क्योंकि इन सब में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फाइब्रस होता है, मैं फाइब्रस बता रहा हूं। मैं फाइब्रस आपको बताता हूं। सो लेट्स डिस्कस फाइब्रस जॉइंट। यस, फाइब्रस जॉइंट्स में देख लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं एकदम फिक्स होते हैं। जैसे मैंने हेड का बताया था ना, हेड में एक पार्ट दूसरे पार्ट से, जैसे फ्रंटल पेराइटल के साथ या पेराइटल ऑसिपिटल के साथ जॉइंट होता है चेन लाइक फैशन में। इनको हम सूचर्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, इनको हम सूचर्स कहते हैं। ये चेन लाइक फैशन में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। और ये जॉइंट ऐसा होता है कि ये मूव नहीं हो सकता, बिल्कुल कहीं से कहीं तक मूव नहीं हो सकता है। नहीं मूव हो पाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो चीज ज्यादा मूव हो सकती है वो थोड़ी वीक भी होती है। ठीक है, तो जो चीज थोड़ी वीक हो जाएगी, उसको तोड़ना फोड़ना ये सब चीज इजी हो जाता है। आपके सर में बोन्स एक दूसरे के बीच में कोई स्पेस छोड़ती ही नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी का स्पेस रखती ही नहीं है, क्योंकि उनका काम प्रोटेक्शन का है। वरना आपका मान लो अगर सर मूव भी करता, तो आप अगर मान लो सर का हाफ पार्ट आगे की तरफ ले आते, हाफ पार्ट पीछे की तरफ ले आते, तो इसमें क्या फायदा था आपका। ठीक है, या ऑसिपिटल को उठा के थोड़ा सा आगे की तरफ कैप की तरह लाके यहाँ पहना देते, तो भी क्या फायदा था। ठीक है, इससे कोई, इस मूवमेंट से आप जानवर ही दिखते, और वैसा तो कोई ऐसा फिजियोलॉजिकल फायदा था नहीं। हाथ पैर के मूवमेंट से तो फिजियोलॉजिकल और दूसरे फायदे हैं। ठीक है, या गर्दन के हिलने से, तो हेड के बोन के हिलने से बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं था। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ब्रेन है, और हेड हिलता तो ब्रेन भी डिस्टर्ब होता। इसी वजह से हेड के बोन्स को एकदम फिक्स रखा गया है। और उनके जॉइंट्स में जो जॉइंट ऐड किया गया है उसको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ये फाइब्रस जॉइंट फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, फाइबर से बने होते हैं, और ये बहुत ही रिजिड जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं। रिजिड, हार्ड, स्ट्रेंदी, जिसकी वजह से इन जॉइंट्स में किसी भी तरह की मूवमेंट अलाउ नहीं है, मतलब है ही नहीं अलाउ। हाँ, लॉन्गेस्ट बोन थाई बोन है, फीमर। नाउ नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट वो होते हैं जो कार्टिलेज का फंक्शन है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट करता है, जो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करें और फ्लेक्सिबिलिटी भी दें। जैसे आपके आपके रिब्स मैंने बताया था, कोस्टल रिब्स, सॉरी कोस्टल कार्टिलेजेस जो थे रिब्स में थे, और पीछे वर्टिब्रल जो कॉलम थे उनके जॉइंट्स में भी कार्टिलेजिनस डिस्क थे। तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम और आपके रिब्स का स्टर्नम से जॉइंट, ये क्या है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो जब भी आप सांस लेते हो तो यहाँ पर हाथ रख के जब आप सांस लेते हो तो आप देखो रिब्स मूव कर रहा है। जब आप पीछे की तरफ झुकते हो या पीछे की तरफ ऐसे जाते हो, ठीक है, तो आगे या पीछे किसी भी तरह का आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपके वर्टिब्रल कॉलम स्लाइड मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। वो मूवमेंट क्यों अलाउ हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में जो जॉइंट है वो कार्टिलेजिनस है। लेकिन ये मूवमेंट एकदम फ्री नहीं है। ये मूवमेंट ऐसा फ्री नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े और अचानक से गोल गोल घूमने लगो। ठीक है, कमर आपका एक ही जगह पे और आपकी पूरी बॉडी ऐसे गोल गोल जल्दी जल्दी घूम रही है, ऐसा अलाउ नहीं है आपके बॉडी में, अनटिल और अनलेस आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना की हो इस चीज की। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट एक लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, विथ स्ट्रेंथ। हाँ, गुड मॉर्निंग। जबकि साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं ये फ्री मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं या फिर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से मूवमेंट कराते हैं। मैंने बताया ऑलरेडी, बॉल एंड सॉकेट का बता दिया, हिंग का बता दिया, और आपको पाइवोट का भी बता दिया, ग्लाइडिंग का भी बता दिया, या एलिप्सॉइड का बता दिया। तो हर जॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन हो चुका है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होने से क्या होता है, आपका सिंपल मूवमेंट जो होता है वो फ्लूइड की वजह से फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई दो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड आ जाए
तो लुब्रिकेशन बढ़ जाता है। लुब्रिकेशन के बढ़ने से क्या होता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है, और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ज्यादा एक्सटेंशन रखता है अपने अंदर। तो सो हाँ, हो जाएगा। जैसे बॉल एंड सॉकेट, ये तो तू अभी आया ना, इसीलिए वो पूछ रहा है। जैसे जैसे तेरा हाथ हाथ घूम रहा है ना फ्री एकदम, बॉल एंड सॉकेट, वो अभी मैंने डिस्कस कर ही दिया जस्ट। एक मिनट। ये जॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए, जितने भी पावर इसके जॉइंट्स थे, हमारे साइनोवियल जॉइंट्स थे। ठीक है। रिस्ट पे एलिप्सॉइड कह सकते हैं या फिर ग्लाइडिंग कह सकते हैं। फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल, ये कार्टिलेजिनस का एग्जांपल, ये हिंग जॉइंट का एग्जांपल। देखिए इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा पड़ा है। इस जब कोई आदमी इलाज कराने जाता है तो ये बात ध्यान रखना चाहिए, इसकी बड़ी चोरी होती है बच्चों। ठीक है। इसका 1 मिलीग्राम जो होता है वो कई लाख का आता है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड आपके घुटने में होता है। ठीक है। तो जब बुढ़ापे में लोगों के जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो ये फ्लूइड अगर दे दिया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो एक फ्लूइड छोटा सा जो होता है वो कई लाख का आता है। ठीक है। तो जो नए पेशेंट्स जाते हैं कई अस्पतालों में, जो कम पैसे में इलाज कर देते हैं, वो लोग साइनोवियल फ्लूइड मार लेते हैं। अब किडनी नहीं चोरी की जाती है, अब चोरी बहुत स्टाइल से की जाती है डॉक्टरों में। तो कई बार साइनोवियल फ्लूइड चोरी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपका 2 लाख का नुकसान हो गया। और आप इस बात पे खुश है कि मेरा 20,000 में ऑपरेशन हो गया, जो दूसरा डॉक्टर 1 लाख मांग रहा था, मेरा 20,000 में ही ऑपरेशन हो गया। आप खुश है कि आपने बहुत पैसा बचा लिया, और वो डॉक्टर ने अपना फीस ले लिया। सो क्लास, बी वेरी अवेयर। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। स्कैपुला क्लेविकल आपको दिखा दिया गया है, ग्लिनॉइड कैविटी बता दी गई है आपको। सॉइल पॉल्यूशन क्या है ये? ओके बच्चों, इसका कोई डिजीज वगैरह है तो बता दो, मैं एक एक करके कैसे पता चलेगा निकाल लिया है। पहले तो हल्का हल्का दर्द होगा घुटने में आपके। ठीक है। उठते बैठते टाइम डॉक्टर कहेगा दवा का असर है। ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन आपका 30 से 35 ईयर के एज में ही वो घुटने में परमानेंट एक पेन आना स्टार्ट हो जाएगा, लैक ऑफ साइनल। वो पूरा फ्लूइड नहीं निकालते हैं, चालाक होते हैं। कम से कम 5 से 7 साल आप अच्छे से चल सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम आपके घुटने में दर्द होता रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए, और उस टाइम पे ज्यादा होगा। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जहां पे मसल्स ऑटोमेटिकली डिजनरेट होने लगती हैं, मसल्स किल होने लगती हैं अपने आप। और कौन सी डिजीज है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिकल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, ये ऑटो इम्यून है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून है, जिसमें आपके मसल्स पे अटैक कर दिया जाता है आपकी इम्यूनिटी के थ्रू। जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है वो जेनेटिकल है, जिसमें मसल्स बनाने वाली जो प्रोटीन या जीन होती हैं वही नहीं आती हैं, जिसके वजह से मसल्स जल्दी बन ही नहीं पाते हैं इंडिविजुअल में। टिटैनी, टिटैनी जो होता है बच्चों, ये मसल्स का लॉकिंग है। कई बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर के लॉक हो जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गए और ऑक्सीजन की कमी से वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से इसको टिटैनी कहते हैं। गोट जो होता है आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन, गोट में आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन बढ़ने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है बच्चों जहां पर क्या होता है, आपके बोन्स डिजेनरेट होने लगते हैं, बोन्स डिजेनरेट होने लगते हैं कैल्शियम के कमी से। कैल्शियम की कमी से बोन्स क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगते हैं। और कौन सी बीमारी है? अर्थराइटिस तो ऑलरेडी बता दिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है। जॉइंट्स पे किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाना, इसके वजह से जॉइंट्स पेन रहना, वो क्या कहलाता है? अर्थराइटिस।
ऑस्टोकैल्शियम, ये भी डिजीज दिया है। ऑस्टोकैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस में ही होना चाहिए, कैल्शियम की कमी हो जाना। एक और डिजीज है बच्चों, स्प्रेन। स्प्रेन भी बता देता हूं मैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिकल डिजीज है, जिसमें वो जीन्स ही नहीं आ पाते आपके अंदर जो मसल्स बनाएंगे। इसीलिए जिस बच्चे के अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, उसके अंदर वो बहुत ही थिन होता है और उसके अंदर मसल्स का बिल्डअप नहीं हो पाता। ओके, स्प्रेन एक डिजीज होती है, स्प्रेन एक मस्कुलर प्रॉब्लम होती है। आपने कभी किसी किसी क्रिकेटर को देखा है रन लेते हुए या फील्डिंग करते हुए अचानक से उसका पैर ऐड जाता है और वहीं पर पड़ जाता है, फिर दौड़ के आते हैं सब फील्ड से, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह उसका हाथ पैर दबाना शुरू कर देते हैं, नसें खींचने लगते हैं। कभी देखा है आप लोगों ने? देखा होगा, तान्या ने देखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब बाकी बच्चे खाली मैच ही देखते हैं। और अच्छा, मंतशा सोनिया ने भी देखा, ठीक है। जितने, हाँ अंशु बात, चल ठीक है, जितने भी बच्चों ने देखा अच्छी बात है। इसको हम स्प्रेन कहते हैं। चलिए, तो ये स्प्रेन कहते हैं, इसमें मसल्स खिंच जाते हैं, मसल्स में खिंचाव आना। मसल्स अगर खिंच जाए तो स्प्रेन कहते हैं। मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कुछ देर के लिए तो उसको टिटैनी कहते हैं बच्चों। तो स्प्रेन में मसल्स क्या हो जाते हैं, खिंचाव आ जाता है मसल्स में। अगर हम मसल से ओवर वर्क ले लें तो कई बार मसल्स में हम एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दें, जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो जाता है मसल्स का। इस कंडीशन को स्प्रेन कहते हैं। इसको सही किया जा सकता है, ठीक है। टिटैनी क्या होता है, मसल्स का लॉक हो जाना या कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। मसल्स जब हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब जब आप मर जाएं, तो उसको हम रीगर मॉर्टिस कहते हैं। रीगर मॉर्टिस, अगर आपने किसी लाश को देखा हो, तो लाश, जो भी लाश होती है, कोई भी इंसान मरने के बाद अपने कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में मरता है। कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में मतलब वो, आप देखोगे कि हाथ अगर उसका ऐट गया है तो आप उसका हाथ सीधा नहीं कर सकते। अगर वो हाथ ऐसे कर दिया है तो हाथ सीधा नहीं कर सकते। क्यों? इस कंडीशन को रिगर मॉर्टिस कहते हैं। उसका हाथ जिस पोजीशन में था, कॉन्ट्रैक्टेड था, तो कॉन्ट्रैक्टेड ही हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने मुंह बंद कर लिया है तो मुंह आप जल्दी खोल नहीं सकते उसका। अगर आपने किसी ऐसे, रिगर मॉर्ट टेटनी में टेम्पोररी होता है। इंग्लिश में भी टिटैनी ही कहते हैं, हाँ इंग्लिश में भी टिटैनी ही कहते हैं। टिटैनी तो कैल्शियम इम्बैलेंस से होता है ना, हाँ कैल्शियम इम्बैलेंस से भी हो सकता है। आपके अंदर कैल्शियम या फिर ऑक्सीजन की कमी हो। ऑक्सीजन की कमी से ज्यादातर रिगर मॉर्टिस होता है, क्योंकि रिगर मॉर्टिस परमानेंट हो गया। कैल्शियम की कमी से टिटैनी हो सकता है। तो टिटैनी भी क्या है, आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्टेड होना ही है, लेकिन कम टाइम के लिए। और रिगर मॉर्टिस में परमानेंटली ही क्या हो जाता है, आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है। एल्गर मॉर्टिस, एल्गर मॉर्टिस मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एल्गर मॉर्टिस मैंने नहीं सुना। लेट मी सी। एल्गर मॉर्टिस दिया क्या आपकी बुक में कुछ ऐसा? एल्गर मॉर्टिस, ये रिगर मॉर्टिस का ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है। एक बार इंसान मरता है और एक बार इंसान की पूरी बॉडी मरती है। मतलब इंसान का मरना और उसके बॉडी का फिर ठंडा होना, ये दो स्टेज होता है। पहले स्टेज में इंसान मर जाता है, सांसें रुक जाती हैं, लेकिन कुछ पोर्शंस चलते रहते हैं, कुछ पोर्शंस अभी थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं। और जब वो भी कंप्लीटली मर जाए, वो एल्गर मॉर्टिस होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ डेथ। हाँ, ओस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम की कमी से बोन्स क्या हो जाते हैं, वीक होने लगते हैं। जैसे बूढ़े लोगों में होता है ना, बूढ़े लोगों का कंधा झुक जाता है, बोन्स बहुत ही वीक हो जाते हैं, उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस होता है, उनका कैल्शियम कम हो जाता है। सबसे लास्ट में कौन सा ऑर्गन मरता है? ऑर्गन जो सबसे ज्यादा ड्राई होगा वो सबसे लास्ट में मरेगा, जिसको सबसे कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अगर बोन्स, अगर बोन्स के हिसाब से हम देखें तो बोन्स सबसे लास्ट में मरने चाहिए, या कोई बोनी स्ट्रक्चर। हालांकि ये क्वेश्चन ढूंढने लायक है, मैंने अभी तक इस पे गौर नहीं किया था कि सबसे लास्ट में कौन मरता है, बट वी विल सी। और सी क्यों, मैं एक बार सर्च ही कर लेता हूँ।
ठीक है, अच्छा रहेगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना बच्चों। विच ह्यूमन ऑर्गन डाइज लास्ट। स्किन लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले में कौन सा ऑर्गन मरता है? हार्ट बंद होता है सबसे पहले, हार्ट ही बंद होगा। ठीक है, ईयर सबसे ज्यादा टाइम तक काम करता है, हो सकता है, बट यहाँ पर स्किन लिखा है एंड ओके। चलिए ठीक है, ये आप लोग पता कीजिएगा और कल मैं आपसे पूछूंगा इसके थ्रू। हालांकि मैं बिल्कुल गूगल पे और इस पे एकदम से भरोसा नहीं करता हूँ, अनटिल और अनलेस किसी बुक के सोर्स से आप पता लगाएं। तो आप लोग एक बार पता कीजिएगा। ताने, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, गलती से ऑन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन आपके कान में होता है, मिडिल ईयर में, इसको स्टेप्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गिव मी 2 मिनट्स, मैं थोड़ा स्लाइड रेडी करता हूँ और एंड देन वी विल स्टार्ट विथ। तब तक 2 मिनट में आप लोग भी एक किटकैट ब्रेक ले लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? आई थिंक न्यूरल कंट्रोल है शायद। मैं देख के स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? 2 मिनट के बाद मिलते हैं। जाइएगा मत, लिंक पे ही रहिएगा 2 मिनट में, तब तक मेरे को टाइम दीजिए एंड आई विल स्टार्ट। 10:55 और 10:57, 10:58, ओके 10:58 पे सभी बच्चे एक्टिव हो जाइएगा। तब तक पानी वानी पी लीजिए। हाँ, न्यूरल कंट्रोल स्टार्ट करते हैं।
ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सबसे पहले ब्रेन, नर्व सेल डाई होता है। हाँ हाँ, देखो, अगर हम एज अ ऑर्गन बोले कंप्लीट, तो सबसे पहले ब्रेन पूरा एज अ कंप्लीट ऑर्गन खत्म होगा। लेकिन सबसे पहले डाई होने वाला जो स्ट्रक्चर है खत्म होने वाला, वो आपके पेस मेकर्स या हार्ट के मसल्स है। हार्ट का पर्टिकुलर मसल, कंप्लीट हार्ट कुछ घंटों तक रहता है कि उसको एक्टिवेट किया जा सकता है, इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। लेकिन ब्रेन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करता है, इसीलिए सबसे पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एज अ कंप्लीट ऑर्गन जो होगा डाई, वो ब्रेन होगा। और मसल्स की अगर हम बात करें तो हार्ट के मसल्स डाई होते हैं सबसे पहले। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो क्लास लेट्स स्टार्ट। हाँ, किडनी बहुत देर तक काम करता है। वो पुलकित ने एकदम मतलब जैसे, अगर ऑर्गन्स का करें तो सही बिल्कुल रूटीन बताया है। पहले ब्रेन, देन हार्ट, देन लीवर एंड देन किडनी, एंड फाइनली स्किन इन ऑर्गन और आइज। सो क्लास, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो फिजियोलॉजी भी कंसिस्ट करते हैं और फिजियोलॉजी का कंट्रोल भी कंसिस्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 सिस्टम है, इफ यू कंसिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स, अगर आप 10 डिफरेंट सिस्टम्स को कंसिस्ट करते हैं, तो ये 10 डिफरेंट सिस्टम्स जो होते हैं, ये अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। ये सब अपना इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। इन इंडिविजुअल काम को इकट्ठा करना, इनको सीक्वेंस में करना, ये क्या कहलाता है? इनका कंट्रोल। ठीक है, इनको कैसे चलाना है, ये इसका कंट्रोल है। और इनके सीक्वेंसिंग को या इनके ऑर्गेनाइजिंग को या इनके सिंक्रोनाइजिंग को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे मान लो, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन को आपने सर्कुलेशन से कैसे कनेक्ट किया, ये कोऑर्डिनेशन है। लेकिन ब्रीदिंग कैसे कराया, ये उसका कंट्रोल था। ठीक है, सर्कुलेशन कैसे कराया गया, ये इसका कंट्रोल है। तो ब्रेन का जो काम होता है, वो कंट्रोल का भी होता है और कोऑर्डिनेशन का भी होता है। आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी टिश्यूज हैं, ये सब का मालिक जो है, ठीक है, सबको कंट्रोल जो कर रहा है, वो ब्रेन है। और कोऑर्डिनेट कराने का भी काम ब्रेन का ही है। ब्रेन अकेले कंट्रोल नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेट नहीं करा पाता, इसलिए उसने अपना एक ब्रांच निकाला। ब्रांच मतलब अपना एक सहयोगी उसने फॉर्म किया बॉडी में, उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोला गया या ग्लैंडुलर सिस्टम बोला गया। तो एंडोक्राइन सिस्टम ने फाइनली क्या किया, उसने ब्रेन का सपोर्ट किया और कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने में उसको हेल्प किया। लेकिन जो सर्वे सर्वा है, जो होल एंड सोल है, जो प्रायर चीज है, जो आपको कंट्रोल दे रही है या आपको कोऑर्डिनेट कर रही है, सिंक्रोनाइज कर रही है, हर ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, ठीक है, आपको आपके सारी चीजों को मिला करके एक कंप्लीट बॉडी बना रही है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रही है, जो सिंक्रोनाइजिंग वे में वर्क कर रहा है, वो ब्रेन है। ठीक है, हाँ, आप कह सकते हैं पीएम है ब्रेन, आपका ब्रेन प्राइम मिनिस्टर है आपका। ठीक है, और उसने, ताकि सब लोग उसको वो ना करें, इसलिए उसने अब एक एक्सटेंशन निकाल दिया प्रेसिडेंट नाम का, जिसको ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट का कोई काम जैसे हमारे यहाँ, ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी ग्लैंड जो है, वो ब्रेन के आगे समझ लीजिए कुछ नहीं। अगर उसको कुछ करना भी है, तो ब्रेन उसको परमिशन देगा तो ही करेगा, और ब्रेन के ही इशारे पर हर चीज वो करेगा। हालांकि बहुत सारे बॉडी में चेंजेस या फंक्शनिंग को वो रेगुलेट करता है, ग्लैंड्स या हार्मोन्स, बट ब्रेन के इशारे पर। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, होम मिनिस्टर समझ लीजिए।
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पावर होती है होम मिनिस्टर की होती है। तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो सबसे ताकतवर चीज है आपके ब्रेन का, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो हम लोग अभी एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे बच्चों। तो अभी हम पहले इसका ब्रीफ देंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट एनीथिंग एल्स। तो एक बार मैं थोड़ा सा स्लाइड देख लेता हूँ, कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, कौन से नहीं है, तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रा दिया है, बस हाइड्रा ही दिया है। न्यूरल सेल, माइलिनेटेड, जनरेशन, कंडक्शन, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विनीता पूछ रही प्रेसिडेंट कौन है सर? प्रेसिडेंट एंडोक्राइन सिस्टम है आपका, ग्लैंड्स। डिफेंस तो इम्यूनिटी को ही मिला हुआ है। अब इम्यूनिटी जो संभालता है ब्रेन में, ठीक है, वो उसको आप कह सकते हैं। हालांकि इम्यूनिटी संभालने का काम जो है वो लेस और मोर मेड्यूला का ही है, तो उसी को आप कहेंगे। हालांकि देखिए बच्चों, पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सफिशियंट टाइम है, तो हम इस चैप्टर को हो सकता है पूरा हफ्ता जाए, हो सकता है फ्राइडे तक खत्म कर दें हम। अच्छा, फ्राइडे तक ही हफ्ता है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन तो मिनिमम लगेगा। बट ठीक है, ये चैप्टर भी बड़ा है और इसका कंसेप्ट भी बड़ा है। सो अपनी कान और दिमाग खुले रखिएगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर आपके लिए, और हो सकता है कई सारी नई चीजें सीखें सीखें आप ये पढ़ने के बाद। सो क्लास विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे पहले जो ब्रेन था या न्यूरॉन्स थे, वो पॉलीफर्स में आ गए थे, लेकिन एपोलर न्यूरॉन्स थे। वो न्यूरॉन्स कैसे होते थे? एपोलर थे, डिफ्यूज थे। एपोलर थे या फिर डिफ्यूज थे, पूरी बॉडी में फैले हुए सर्टेन सेल लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जो कि जिसमें ना डेंड्राइट्स होते थे ना एक्सॉन होते थे, बस सेल लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो। और एज सच कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं कराते थे, लेकिन कॉन्शियसनेस थी उनके अंदर, ठीक है। तो पहले का जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर ब्रेन का काम कॉन्शियसनेस का था। मतलब उनको अपने इन्वायरमेंट का पता था, उनको अपने इन्वायरमेंट का पता था, क्या चीज इन्वायरमेंट से लेनी है नहीं लेनी है, क्या करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम देखेंगे तो गैंग्लियॉन्स आए। गैंग्लियॉन्स कई सारे न्यूरॉन्स के, कई सारे नर्व सेल्स के क्या थे, कलेक्शन थे। और ये एक तरीके से ब्रेन सेंटर की तरह वर्क करते थे। ये थोड़ा बहुत कंट्रोल करना जानते थे, थोड़ा बहुत रेगुलेट करना जानते थे एक्टिविटीज को या फंक्शनिंग को ऑर्गेनिजम्स में। हम एनिलिड्स में भी देख सकते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्की हेलमिंथिस में भी गैंग्लियॉन्स को देख सकते हैं कि गैंग्लियॉन्स वहां पर आए। इसके बाद डॉर्सली दो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स निकले, जिसको हमने नर्व कॉर्ड बोला। नर्व कॉर्ड। तो पीठ की तरफ, मतलब बैक के साइड में दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर या एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स आए, जिन्होंने ब्रेन को रिजेंबल किया। उनका नाम था नर्व कॉर्ड, जो आपके किसके इक्विवेलेंट है? स्पाइनल कॉर्ड के इक्विवेलेंट है। ये नर्व कॉर्ड्स फिर क्या करने लगे, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे अपना सेंसरी सिस्टम्स क्रिएट करने लगे। आपको नर्व कॉर्ड सबसे अच्छा बेहतरीन आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा, हालांकि एनिलीड्स में भी होता है, बट आर्थ्रोपोड्स में आपको मिलेगा। अगर आपने कॉकरोच पढ़ा हो अच्छे से, तो कॉकरोच में ये चीज आपको बताई गई है कि उनमें पेयर्ड डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है। सॉरी, डॉर्सल बोल रहा हूं मैं, मुझे कोई बच्चा याद भी नहीं दिला रहा है।
बच्चे भी मेरी तरह ही होते जा रहे हैं। वेंट्रल होता है, मैं डोर्सल ही बोलता जा रहा हूँ। डोर्सल हमारे अंदर है, इनके अंदर वेंट्रल होता है। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड जो होता है बच्चों, ये हाँ पेयर्ड होता है और वेंट्रल होता है, डोर्सल नहीं होता। इट इज प्योरली वेंट्रल। तो आर्थ्रोपोड्स में हमने पढ़ा था कि वेंट्रल साइड में होता है, आगे की तरफ होता है, पेयर्ड होते हैं, लेकिन एज सच ब्रेन की तरह कोई स्ट्रक्चर नहीं आता है। तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है इनके अंदर? नर्व कॉर्ड है, देन गैंग्लियंस हैं, एंड देन फाइनली नर्व रिंग्स या फिर जो होता है न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें आती हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, इनवर्टिब्रेट का मेंबर है, नॉन कॉर्डेट का मेंबर है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, पूरे बॉडी में है। गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन एट अ प्लेस। जैसे मान लो एक नर्व कॉर्ड से, एक नर्व कॉर्ड में क्या मिल रहा है? एक रिंग आके मिल रही है, एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ क्या मिल रहा है आके? नर्व सेल्स। तो जो कलेक्शन है वो क्या है? गैंग्लियन है। गैंग्लियन अपना इंफॉर्मेशन किसको देगा? नर्व कॉर्ड को देगा, नर्व कॉर्ड उसको रेगुलेट करेगा। तो कई सारे नर्व सेल जहां पे इकट्ठा होते हैं एक जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट ऑफ टच को हम गैंग्लियन बोलते हैं। सो क्लास, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको एलियन स्पीसीज बोला जाता है, वो नॉन कॉर्डेट का मेंबर है और उसके अंदर दिमाग बहुत तेज होता है, मतलब अच्छा दिमाग होता है, सेंसिबिलिटी अच्छी होती है उसकी। और आपने अभी कई कई लोग उससे भविष्यवाणियां करवाते हैं। ठीक है, हालांकि वो चालाक होता है लेकिन इतना भी नहीं कि भविष्यवाणी करे ये सब करे, लेकिन वो इतना सेंसिटाइजेशन है कि ह्यूमंस ने उसको भविष्यवाणी करने के लिए भी रख दिया। पैरेट नहीं, पैरेट तो श्रेयांश का सही है, लेकिन पैरेट नॉन कॉर्डेट कैसे हो गया? फीफा वर्ल्ड कप के लिए था, हाँ। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें प्रेडिक्शन किया था उसने, और सही भी जा रहा था, उसको मार दिया गया बाद में। वेरी गुड, पुलकित ने भी अब सही बोला, कोमल का भी आंसर सही है। इसको कोइंसिडेंस कहते हैं। समझे श्रेयांश? इसको कोइंसिडेंस कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई बार, देखो दो ही चीज चुनना है, कई बार ऐसा होता है कि हम चार चीजें ऐसे चुन जाते हैं जो सही है। ठीक है, बहुत बार हुआ था। अच्छा, जो करा रहा है तुमको उसका पता है कि क्या उसने किस तरीके से किया है? दो डब्बे आपने रख दिए, ठीक है। अब क्या पता उसको ट्रेन कर दिया गया हो कि जिस डब्बे में कुछ स्पेशल चीजें रखी हो वो उसी पे जाके चढ़े, हो सकता है वो किसी ह्यूमन का प्रिडिक्शन हो। ठीक है, प्रिडिक्शन तो, हाँ, प्रिडिक्शन तो ह्यूमन का भी सही नहीं मानता मैं, वो तो फिर भी ऑक्टोपस है। वही कह रहा हूँ ना, मैं तो ह्यूमन का भी नहीं मानता, ये तो ऑक्टोपस था। हो सकता है, देखो ह्यूमंस एक कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन करते हैं। तुम्हारा अगर वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच है तो तुम एक प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हो ना यार, किसकी टीम मजबूत है, पिच का कंडीशन क्या है, बॉलर्स किसके अच्छे हैं। तो 60 to 70% प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड होता है, उस बिहाफ पे हो सकता है किया हो। सो क्लास, ऑक्टोपस को माना जाता है। ये आप इस बात से मत देखिए कि उसने फीफा वर्ल्ड कप में भविष्यवाणी की थी या करवाई गई थी। आप कभी भी ऑक्टोपस को देखिए, उसके पास अपना शेल नहीं होता है, उसके पास अपनी कवरिंग नहीं होती है, लेकिन वो जैसे ही देखता है किसी खाली प्लेस को या खाली बॉटल वॉटल को, वो एकदम अब उसके अंदर जाके स्क्वीज करके बैठ जाता है। ठीक है, ऑक्टोपस इतना चालाक होता है, इतना चालाक होता है, ठीक है, कि वो आपकी हर हरकतों को नोटिस कर सकता है, आपसे ट्रेंड हो सकता है वो। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, ऑक्टोपस में जो ट्यूब फीट्स होते हैं या उनके जो फीट्स होते हैं, अगर उनको कट भी कर दिया जाए तो भी उनका सेंसरी सिस्टम रुकता नहीं, क्योंकि वो पूरे के पूरे क्या हुआ होते हैं? फैले होते हैं, पूरे टेंटिकल्स में उनके फैले होते हैं वो सारी चीजें।
इसके साथ क्या होता है, इनका सेंसेशन इनके ग्रुप में, मतलब पूरे इस समय बहुत ही ज्यादा एडवांस है हर तरीके से। ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है, इनका अटैक करने का मेथड बहुत अच्छा है। ठीक है, ये कब कहाँ पर किस तरीके से रहते हैं, किस मौसम में अपने आप को ढालते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज या बिहेवियर अगर हम नोटिस करें तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ तो अलग है इसमें। ठीक है, हाँ, ये 8 और 9 ब्रेन्स जो भी हैं वो ब्रेन्स एक्चुअली नहीं है, वो मतलब ब्रेन के मिनिएचर्स होते हैं। ब्रेन पूरी तरह से डेवलप्ड फॉर्म में इनके अंदर, फिशेस के अंदर पाया गया था। इनके अंदर ब्रेन के मिनिएचर्स होते हैं। ठीक है, मतलब मिनी ब्रेन्स आप कह सकते हैं, जो कि पूरी बॉडी में डिफ्यूज्ड होते हैं। तो यही है इनवर्टिब्रेट्स में सेंसरी सिस्टम का जो भी है। फिशेस के अंदर यही सेंसरी सिस्टम को हम लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। 3 हर्ट होता है, हाँ, हर्ट तो 3 होता है, 3 मतलब वही 3 मिनिएचर ऑफ हर्ट्स। सो क्लास, लेटरल लाइन सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है। फिशेस की पूरी बॉडी में एक सेंसरी सिस्टम आता है। ठीक है, मतलब ब्रेन से एक नर्व रिंग आती है जो उनके लेटरल साइड से निकलती है, और वो लेटरल साइड जो होता है फिशेस के अंदर पूरा का पूरा सेंसरी इन्वॉल्वमेंट या सेंसरी एक्टिविटीज को पूरा करता है। इसी लाइन को हम लेटरल लाइन सिस्टम बोलते हैं। ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, पाइसेस और ऑक्टोपस? अगर हम एज सच देखें तो ऑक्टोपस ज्यादा हमको मिलते हैं अच्छे। ठीक है, पाइसेस इतनी चालाक होती तो आपके चारे में थोड़ी फंसती। मछलियां तो कितनी मार के खा जाते हो। तो ऑक्टोपस भी फंसते हैं, लेकिन अब वो मजबूरी वाले में फंसते हैं, वो कभी सब वैसे जाल में नहीं जल्दी आते। ठीक है, और आते भी तो अपने आप को स्क्वीज विस्क्वीज करके निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, वो बहुत चालाक होते हैं। खैर, इसके बाद सेंसरी सिस्टम में अगर हम देखें तो कुछ फिशेस के अंदर सेंसरी सिस्टम जो था वो उसने इलेक्ट्रिकल सिस्टम डेवलप किया। तो हायर फिशेस जो हैं वो थोड़ी ज्यादा चालाक होती हैं। हायर फिशेस, अगर हम शार्क या कार्टिलेजिनस फिशेस, शार्क लें, स्टिंगरेज लें या ईल लें, तो कुछ फिशेस ने अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश की, वो भी अपने नर्वस सिस्टम की हेल्प से। उनको इलेक्ट्रिक फिशेस कहा जाता है। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इन दोनों ने अपने सेंसरी सिस्टम में एक बदलाव लाया। ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, जिसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं या कैमोफ्लेज ही कहते हैं। टॉर्पीडो कह सकते हैं, हाँ। स्क्विड्स में क्या अलग होता है? स्क्विड्स का भी सेंसेशन है, अच्छा है, माना जाता है उसमें। हालांकि क्या अलग होता है, किस सेंस में पूछ रहे हो, क्या चीज? सेंसरी सिस्टम के सेंस में या किसी और सेंस में? एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में कैमोफ्लेजी अच्छी होती है। वो अपने हैबिटेट के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, अच्छा कलर चेंज कर सकते हैं। बर्ड्स के अंदर बच्चों आपको क्या लगता है, क्या चीज अच्छा होता होगा? स्क्विड्स में क्या अलग होता है ऑक्टोपस से? स्क्विड्स एज सच ऑक्टोपस से क्या अलग है? स्क्विड्स का कभी मैंने चालाकी में नाम नहीं सुना बहुत ज्यादा कि बहुत चालाक है, ऐसा कुछ है। ऑक्टोपस का है। ऑक्टोपस अपने मतलब चालाक नेचर के लिए जाने जाते हैं। स्क्विड्स खाने के लिए यूज किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, अच्छा खासा टेस्ट।
हाँ, बर्ड्स में कुछ ऐसा बताइए जो सेंसरी सिस्टम, बर्ड्स के सेंसरी सिस्टम में कुछ यूनिक हो, अलग हो। जैसे फिशेज में लेटरल लाइन सिस्टम है, एम्फीबियन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में सेंसेशन से कैमोफ्लेजी है, कलर चेंज करना है। बर्ड्स में ऐसा क्या होता है? बच्चे विंग्स, फ्लाई बोल रहे हैं। हाँ, मंतशा यूज होता है, बट वो, अब देखो, ह्यूमन चाहे तो किसी को भी ट्रैप कर सकता है, ठीक है, बट वो, उनका सिस्टम देखिए ना आप, उनको जल्दी आप नहीं ट्रैप कर सकते। उनकी स्क्वीजिंग पावर बहुत अच्छी है। अब वो बॉटल में बेचारे छुप के बैठे हैं, तुम बॉटल ही लेके निकाल लो, तो अब वो तुम्हारा वो है। हॉलो बोन। इनके सेंसरी सिस्टम में एक चीज आता है बच्चों, इसको बोलते हैं पर्चिंग। बर्ड के सेंसरी सिस्टम में एक सेंसेशन आता है। इंक कहाँ से आता है ऑक्टोपस का? इनके पास ब्लड में होता है, हीमोसियानिन होता है ब्लू कलर का, वहां से होता है। देखिए बच्चों, पर्चिंग में क्या होता है, पर्चिंग में बर्ड्स जो होती हैं, वो जब किसी डाल पे आके बैठती हैं, तो वो अपने आप अपने पैर को इंटरलॉक कर लेती हैं। जब पैर इंटरलॉक हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये एक इनवॉलंटरी कंट्रोल है इनका, और ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है, जिसमें बर्ड्स एक बार किसी भी चीज पे बैठ जाती हैं तो वो अपने आप को फिक्स कर लेती हैं या लॉक कर लेती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेंसरी सिस्टम इवॉल्व हुआ है बर्ड्स के अंदर, जिससे बर्ड्स अगर सो भी जाएं, हाँ वो, हाँ मंतशा, तो जिसमें अगर बर्ड्स सो भी जाएं तो वो गिरेंगी नहीं, ठीक है, और उनको उसी हैबिटेट में ज्यादा रहना है, तो इस वजह से वो इस तरीके कर लेती हैं। अगर हम कुछ सर्टेन बर्ड्स को देखें, जैसे जो प्रीडेटर बर्ड्स होते हैं, उनकी आईज का विजन बहुत अच्छा होता है। मैं सुनना चाह रहा था कुछ बच्चों से, ईगल है, वल्चर है, फाल्कन है, ये सब अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा छोटी चीजों को भी बहुत ऊंचाई से देख सकते हैं वो लोग। विजन और रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा होता है इन लोगों का। बैड बर्ड नहीं है बच्चे, ठीक है। तो आप देखिए कि इनके अंदर ये सारी चीजें हैं। बर्ड्स के अंदर कम्युनिकेटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, बर्ड्स को कम्युनिकेट करते हुए, कई बार दो पेड़ों से बर्ड्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कई बार जंगल में ऐसा होता है कि किसी भी खतरे को सुनने के लिए या समझाने के लिए, बर्ड्स में एक बर्ड आवाज निकालती है और बाकी सारे बर्ड्स निकल जाती हैं। खतरा फील होता है तुरंत तो। चलिए, सुना है आप लोगों ने, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि उनका सेंसरी सिस्टम के नाम पे क्या क्या चीजें डेवलप हैं। तो सेंसरी सिस्टम के नाम पर ये सारी चीजें वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है। बाकी विंग्स जो हैं ये, और बीक है, या ये सारी चीजें, ये क्या कहते हैं हम इसको, फिजिकल मॉडिफिकेशन या बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से वो अपने आप को जो क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर ले रहे हैं, उस चीज को दिखाया जाएगा उसमें। दिमाग के लेवल पे क्या क्या करते हैं ये आपको समझना चाहिए। मैमल्स का कोई और मैमल आपके अलावा जो दिमाग का अच्छा यूज करता हो? बंदरों का भी मत दीजिएगा, बंदर गोरिल्ला का मत दीजिए, प्राइमेट्स छोड़ दीजिए। बंदर, चिंपैंजी, ह्यूमंस, ये सारी चीजें छोड़ करके कुछ बताइए, कोई और मैमल जो अपने दिमाग का अच्छा यूज करता हो आपके आसपास। चूहा है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, सबके पास अपना अपना एक यूनिक सेंसरी सिस्टम है। लोमड़ी, स्नेहा ने लोमड़ी का दिमाग दिया। लोमड़ी का एग्जाम्पल, रितु ने डॉग का एग्जाम्पल दिया। पुलकित ने एलिफेंट का। एलिफेंट भाई, एलिफेंट तो बड़ा मस्त होता है, कहते हैं हाथी मस्त होता है, उसका क्या दिमाग यूज कर रहा है? वॉइस लैग कर रहा है। श्रेयांश लायन का दे रहा है। हाँ, लायंस। पुलकित कह रहा है रैट का दिमाग भी तेज होता है, हाँ ये तो भाई सही बात। उल्फ, ठीक है। सबने अपने अपने हिसाब से जानवरों के एग्जाम्पल्स दिए हैं, सही भी दिए हैं, लेकिन मुझे हाथी वाला समझ में नहीं आया। हाथी का क्या सेंसरी सिस्टम अच्छा होता है? चीता, लीपर्ड, स्नेक। स्नेक कौन सा मैमल है निशान?
चलो ठीक है, मैमल्स में हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में कुछ ना कुछ खूबी, दिमाग तेज है। अगर आप चूहे को देखें, चूहे को एक बार अगर आप पकड़ लेंगे किसी मेथड से, तो दूसरे मेथड से वो जल्दी उसमें, मतलब दूसरी बार उसी मेथड से जल्दी नहीं पकड़ में आता है वो। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें बिल्लियों को, तो बिल्लियां बहुत चालाक होती हैं। ठीक है। वो जानबूझ के हरकतें करती हैं। वो मतलब उनके ट्रीटमेंट के ऊपर है। अगर वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पाएंगी तो उधम मचा देंगी, और अगर उनको थोड़ा टाइट रखा गया तो बिल्कुल डरी डरी सी रहेंगी। मतलब ओवर रिएक्ट करेंगी कि नहीं मैं आपसे डर रही हूँ, इस टाइप का। कुत्ते जो होते हैं वो होशियार भी होते हैं और वफादार भी होते हैं, इसीलिए आपको नहीं काटते, और जिसको काटना होता है उसको छोड़ते भी नहीं है। उल्फ का तो एग्जाम्पल लिया था कि लोमड़ी की तरह, क्या मतलब, या शियार का जो एग्जाम्पल दिया था कि भाई होशियार बोलते हैं ना, सियार हो को होशियार बोल दिया गया है टर्म लेकर के। ठीक है। तो उनकी चालाकी के तो भाई वो दिया था। अच्छा, वो फीलिंग्स के कंडीशन में बोल रहा है एलिफेंट का। ठीक है, हाँ। हाँ, ये चलो ठीक है, ये आप कह सकते हैं जो एलिफेंट्स होते हैं वो फीलिंग्स या इमोशन के मामले में काफी अच्छे होते हैं। कुत्ते कुत्ते की समझदारी उसकी स्मेलिंग सेंस है। ठीक है, बहुत जल्दी पहचान लेता है कौन अपना है कौन नहीं है, किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है। तो एक सेंस उसके पास बहुत ही अच्छा डेवलप्ड होता है। जितने भी कैट फैमिलीज होती हैं उनके अंदर प्रीडेटरी सेंस बहुत अच्छा होता है। वो अपने वो उनके पास पावर है कि वो दौड़ा के पकड़ सकते हैं अपने शिकार को, लेकिन फिर भी वो अपने शिकार की जितना करीब पहुंच सकते हैं छुप के, बहुत अच्छे से छुपना जानते हैं वो लोग। ठीक है। तो ये चीज है। भेड़िया जो होता है, भेड़िया का जो टेक्निक होता है, अटैकिंग टेक्निक, उसको बहुत सारे लोग पहले के टाइम में जो राजा महाराजा थे वो फॉलो करते थे कि वो कैसे अपने आप कैसे शिकार करते हैं वो लोग। ठीक है। तो वो एक झुंड में अचानक से टूट पड़ते हैं, रैंडम अटैक करते हैं, कंफ्यूज करके मारते हैं। तो उस तरीके की वो जो टेक्निक था वो लोग यूज करते थे, स्ट्रेटेजी। हाँ। तो मैमल्स में आप ही नहीं सिर्फ समझदार हैं कि हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मान लें, सिर्फ हम ही लोग समझदार नहीं है, बाकी सारे जानवर भी क्या होते हैं, समझदार होते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चों कि हम जानवर की उस टेक्निक को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। अब बंदरों का तो क्या ही पूछना है। बंदर तो कभी कभी ह्यूमंस के ऊपर भी खेल जाते हैं अच्छे से। मैं 2-3 दिन पहले कोई वीडियो देख रहा था, पता नहीं क्या, उसमें एक आदमी बंदर को देख करके डांस कर रहा है, सामने बंदर बैठ के ताली बजा रहा है, कह रहा हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश। तो बताइए, वो उसके डांस पे ताली बजा रहा था। कई सारे बंदर ऐसे हैं जो अभी स्टोन एज के उसमें पहुंच चुके हैं, मतलब स्टोन्स को यूज करना सीख रहे हैं वो लोग। तो बहुत चालाक होते हैं बंदर तो। गोरिल्लाज और भी चालाक होते हैं, फीलिंग्स भी समझते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बदमाश ज्यादा होते हैं। डिपेंड करता है कि किससे क्या कैसे ट्रीट हो रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन देयर सेंसरी सिस्टम, इन देयर सेंसेशन। सबके पास ब्रेन है फिशेस के ऊपर, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म फिशेस के ऊपर जाते जाएंगे आप, तो एम्फीबियंस में थोड़ा ज्यादा दिमाग मिलेगा, और रेप्टाइल्स में उससे ज्यादा दिमाग मिलेगा, एव्स में उससे भी ज्यादा मिलेगा, और फाइनली सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेगा, मैमल्स में दिमाग देखने को मिलेगा। बट आपको ये चीज जाननी पड़ेगी कि ये चीज किस में हो रही है, कैसे हो रही है, एंड देन वी विल, इसको आप लोग एक बार देखिएगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे का वीडियो ऑन हो गया, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लाइड पे। आज का तो मैंने वो भी नहीं लिया, स्क्रीनशॉट पता नहीं लिया। खैर, सो न्यूरल सिस्टम हमारा जो है, ठीक है, वो दो पार्ट में कंपोज होता है। पहला न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और दूसरा है बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आ जाते हैं। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड्स जो होते हैं बच्चों, ये क्या कंसिस्ट करते हैं,
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या आपके ऑर्गन्स कंसिस्ट करते हैं। क्या कंसिस्ट करते हैं बच्चों? ऑर्गन कंसिस्ट करते हैं। सुरभि आपका मोबाइल वीडियो ऑन है। इट्स ओके। तो brain or spinal cord is the main organ of controlling and coordination. They don't actually conduct or conduct the impulse. इनका काम कंडक्शन ऑफ इम्पल्स नहीं है, इनका काम है एनालाइजेशन ऑफ इम्पल्स एंड रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कराना या रिस्पॉन्स देना, इसको हम कंट्रोलिंग ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं, इनका काम क्या है? ये एक नेटवर्क लाइक सिस्टम क्रिएट करते हैं बॉडी में, और इनका काम है इम्पल्स को कैरी करना, सिर्फ इम्पल्स को कैरी करना, चाहे ब्रेन से ऑर्गन तक करें या ऑर्गन से ब्रेन तक करें। ठीक है, तो दो तरह की इंफॉर्मेशन कैरी होती हैं बच्चों। एक वो इंफॉर्मेशन जो वॉलंटरी इंफॉर्मेशन है, और एक वो इंफॉर्मेशन कैरी होती है जो इनवॉलंटरी इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन जो नर्व्स या न्यूरॉन के नेटवर्क वॉलंटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, जैसे हाथ हिलाना है, तो हाथ हिलाना ये एक वॉलंटरी इंफॉर्मेशन है। तुमको चोट लगी और सामने वाले को तुम्हें थप्पड़ मारना है, तो ये एक वॉलंटरी इंफॉर्मेशन है। इसके लिए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा उसको हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फॉर वॉलंटरी एक्शंस जो हमारे बस में है। और कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी के अंदर अगर हम देखें तो इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं बेसिकली ये कैसे होते हैं बच्चों? ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे आपका डाइजेशन कराना है, तो वहां पर जो मिजेंट्रिक नर्व जाएगी और जो न्यूरल सिस्टम आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, वो नर्वस सिस्टम किस में आएगा? ऑटोनॉमस में आएगा। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होते हैं, कंट्राडिक्टरी होते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक को हम लोग अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट और डाइजेस्ट कहते हैं। रेस्ट और डाइजेस्ट, जहां पर किसी चीज को रिलैक्स कराना हो या डाइजेशन वगैरह कराना हो, तो वैसा नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक कराता है। ठीक है, और जहां पे कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करना हो, तो वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। वो श्रेयांश पूछ रहा लायन को राजा क्यों कहते हैं? कभी जाइए लायन के सामने उससे एक बार ये क्वेश्चन पूछिए वो प्रूव करेगा, वो आंसर भी नहीं देगा। इसलिए बोलते हैं बिकॉज मतलब राजा वो जंगल का राजा कहा जाता है, सबका राजा नहीं कहा जाता। ठीक है, पानी का राजा मगरमच्छ है। हर अलग अलग टेरिटरी के अलग अलग राजा घोषित किए गए। तो शेर का जमीन पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अगर वो शेर है तो। बूढ़ा शेर लाके खड़ा कर दो या बच्चा लाके खड़ा कर दो तो अलग बात है। सो क्लास, अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। आप लोग क्या जानते हैं? ऐसा नहीं कि क्लास 10 पे आपने पढ़ा नहीं होगा। एनीवन हु नोज अबाउट इट? मैं एक स्लाइड खोलना चाहूंगा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का, ताकि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए। तो डायग्राम जल्दी नहीं खुलता, पता नहीं। हाँ, अरे यार क्या बच्चे आ गए लेकिन। हाँ, चलिए ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सो क्लास, हम एक साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देख सकते हैं और दूसरे साइड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देख सकते हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में आप देख लीजिए कौन सा नर्व क्या काम कराता है। कौन सा नर्व क्या काम कराता है?
हाँ, फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है, आप सब देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देख लीजिए। चलिए अब ट्रिक बता देते हैं आप लोग को, आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। 3 बातें याद रखना बच्चों, आंसू, टीयर, जिसको हम बोलते हैं पसीना, स्वेट, और दिल। आंसू, पसीना और दिल, ये 3 टर्म्स याद रखिएगा, आपको पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा अपने आप। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो इन तीनों चीजों को स्टिमुलेट करता है या इंक्रीज करता है, बाकी हर चीज को वो डायलेट करता है या रिलैक्स करता है, ठीक है। टीयर्स, स्वेट और हार्ट या हार्ट रेट, इन तीनों चीजों को इंक्रीज करेगा, बाकी सबको डिक्रीज करेगा या रिलैक्स करेगा या डायलेट करेगा, एक्सेप्ट फॉर रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी हम नहीं ले रहे हैं इसमें, रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक जो होगा, ये इन तीनों चीजों को स्लो करेगा, पैरासिम्पैथेटिक इन तीनों चीजों को स्लो करेगा, बाकी सबको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा या कंस्ट्रिक्ट करेगा, हर चीज को, ठीक है। हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है सबको क्या कर देगा, स्टार्ट करा देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो ये यही ट्रिक है छोटी सी बच्चों, जो आपको याद होनी चाहिए अगर आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक याद रखना है तो पैरासिम्पैथेटिक में आंसू, पसीना और दिल, ये तीनों का एक्टिविटी कम होता है, बाकी सब बढ़ जाते हैं। इसी तरह सिंपैथेटिक में आंसू, पसीना और दिल, इनका एक्टिविटी बढ़ जाता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। अब हम अगर देखें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो चीज, यूटरस दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, यूटरस दिया हुआ है, तो यूटरस भी क्या हो जा रहा है बच्चों, स्लो हो रहा है और फास्ट हो रहा है। तो आप चाहें इन तीनों के साथ यूटरस कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आप इन तीनों चीज के साथ यूटरस को भी लिख सकते हैं, टीयर, स्वेट, हर्ट एंड यूटरस। तो सिंपैथेटिक वाला इन चारों की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, बाकी सबको डिक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक वाला इन चारों की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, बाकी सबको इंक्रीज करेगा। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन। फिर से, सलाइवेशन मतलब सलाइवा निकलना। क्लास, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जितने भी इनवॉलंटरी काम है इनको ये कराते हैं। अब इनवॉलंटरी काम में बहुत सारे काम हैं, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों मिल करके वो काम कराते हैं। जैसे आंख का जो प्यूपिल है उसका कम होना या ज्यादा होना, ठीक है, जब आप किसी चीज को बहुत गौर से देखते हो तो आपका प्यूपिल डायलेट होता है, ठीक है। जब बहुत ऐसे प्यार से आप किसी चीज को देख रहे हो या एक इमोशनल उससे देख रहे हो तो आपका प्यूपिल क्या होता है, डायलेट होता है, ठीक है। और जब आप शॉर्ट व्यू देखते हैं, जल्दी से वो खत्म कर देते हैं, तो आपका प्यूपिल थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होते हैं,
तो ये इनवॉलंटरी फंक्शन है, इसको कराते हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मिल करके। तो कौन सा नर्व क्या कराता है ये जानना जरूरी है, ठीक है, और ये जानने के लिए ट्रिक जानना जरूरी है। तो ट्रिक में आपको मैंने 3 चीजें बताई। क्या क्या बताया था? हार्ट बीट या हार्ट रेट, टीयर्स, और आपका स्वेट, ठीक है। इसके साथ हमने यूट्रस भी कंबाइन किया बाद में, रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा तो। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? इन चारों के साथ क्या करेगा बच्चों, जल्दी बताइए। पैरासिम्पैथेटिक इन चारों को क्या करेगा? एक्टिव करेगा, एक्टिविटी बढ़ाएगा या रिलैक्स करेगा? पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा बच्चों? श्रेयांश ने डिक्रीज कहा, अंजलि ने इंक्रीज कहा, सोनिया ने रिलैक्स कहा, मंतशा ने डिक्रीज कहा, तान्या ने रेस्ट कहा, स्लो कहा। ठीक है, सबका आंसर अपनी अपनी जगह सही है, अंजलि को छोड़कर। अंजलि आप एक बार और देखिए, रिव्यू कीजिए। पैरासिम्पैथेटिक इनकी एक्टिविटीज को आइदर स्लो करेगा या रिलैक्स कराएगा, या फिर क्या करेगा उसको, यही दोनों कह सकते हैं, स्लो करेगा या रिलैक्स कराएगा या स्टिमुलेट नहीं करेगा, ठीक है। जबकि सिंपैथेटिक इन्हीं चारों को क्या करेगा, एक्टिव कराएगा या फिर फास्ट कराएगा या स्टिमुलेट करेगा। बस आपको यही याद रखना है, यही याद रखना है आपको। बाकी हर चीज जो भी आएगी आपके सिलेबस में, ठीक है, सर से लेके पैर तक, हाँ सर से लेके पैर तक जितनी भी चीजें आएंगी, इन चारों को छोड़ करके सबको सिंपैथेटिक क्या कराएगा, रिलैक्स कराएगा, या फिर क्या कराएगा बच्चों, स्लो करा देगा, इन चारों को छोड़कर। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक इन चारों को छोड़ करके बाकी सबको एक्टिव कराएगा या स्टिमुलेट कराएगा। तो ये 4 नाम आपको अगर याद है, ठीक है, इसमें यूट्रस नहीं पूछा जाता है। अगर 3 भी याद है तो भी आप जो भी एमसीक्यूज आएंगे उसका आंसर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में से दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ओनली ट्रिक दैट यू शुड नो व्हाइल डिस्कसिंग सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जितने बच्चों को क्लियर हो गया हैंड रेज कर दीजिए। मात्र 7 बच्चे, 10 बच्चे, 13 स्टूडेंट्स, 14, 15, 16, चलो मिल गई मुझे मेजोरिटी, 17 हो गए। ठीक है, ठीक, ओके, ये 18 हो गया इधर। सो क्लास, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम, ओके बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म का देख रहे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रा में बहुत सिंपल नेटवर्क होता है, जबकि इंसेक्ट्स में थोड़ा डेवलप होता है। इसी तरह उनसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म मॉलस्क के अंदर थोड़ा और डेवलप होगा। एकाइनोडर्मेट्स में इतना डेवलप नहीं होता। एकाइनोडर्मेट्स इनवर्टिब्रेट में हाइयर तो होता है, लेकिन इनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता। हमारा नर्वस सिस्टम सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक और ऑटोनॉमस हमने 2 पढ़ा। अब हम बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं ब्रेन तक, ठीक है, ऑर्गन्स टू ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, उन न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, एफरेंट फाइबर्स कहते हैं। एफरेंट फाइबर्स और न्यूरॉन्स कहते हैं ये नेटवर्क को। और जो ब्रेन से ऑर्गन तक लेकर के आते हैं वापस, ठीक है, उसको हम कहते हैं हम लोग इफरेंट फाइबर्स। उनको हम इफरेंट फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो एफरेंट फाइबर्स जो होंगे ये ऑर्गन से लेकर के कहां ट्रांसमिट करेंगे इंफॉर्मेशन को, ऑर्गन से कहां ट्रांसमिट करेंगे बच्चों,
ब्रेन तक लेकर के जाएंगे और ब्रेन से वापस लाने का काम जो होता है वो इफरेंट फाइबर्स का होता है। जब आप लोगों को डिटेल में ये पढ़ाया जाएगा, क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको इन दोनों टर्म्स का यूज आएगा, वहां पर आप लोग को दिखाया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ फाइबर्स दैट यू शुड नो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पीएनएस को डिवाइड कर दिया गया सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में। नर्व का स्ट्रक्चर देख लीजिए, हालांकि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इससे पहले एनिमल टिश्यूज में। माइलिन शीथ क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सॉन, नोड्स ऑफ रेनवियर, शेवन सेल्स, सिनैप्स, एक्सॉन, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, ब्रेन में कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन ले करके जाते हैं, या कुछ न्यूरॉन के नेटवर्क ऐसे इंफॉर्मेशन ले करके जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ले करके आते हैं। तो ले करके जाने वालों को एफरेंट कहते हैं और ले करके वापस आने वालों को इफरेंट कहते हैं। ब्रेन तक जाएगा एफरेंट, ब्रेन से आएगा इफरेंट। ठीक है, सो क्लास, ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं ये आपकी बॉडी के सबसे एलोंगेटेड सेल्स हैं। अच्छा, टाइम हो गया ऑलरेडी, 11:45 हो गया। 11:45 तक ही तो क्लास था, 10। ठीक है, न्यूरॉन से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और क्या, कोशिश करेंगे कि कल ब्रेन डिस्कस कर लें। ठीक है, इससे हमको बहुत फायदा हो जाएगा अगर अगर हम कल तक ब्रेन डिस्कस कर पाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, तुम लोग का दूसरा क्लास भी तो होगा भी, नहीं तो चलो ठीक है। नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, कल इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। हर एक स्ट्रक्चर में जो काम होता है वो हम पढ़ेंगे, या मॉडिफिकेशंस क्यों हुए हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए, हाँ तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना। हाँ मतलब जब भी क्लास हो आपका, मतलब मेरा दूसरा क्लास होगा ना, पता नहीं है कि नहीं, शायद आज तो हो चुका मेरा क्लास। वो कह रहा है 1.5 घंटे, 1.5 घंटे क्लास है क्या आज? मुझे पता ही नहीं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अरे कहाँ, 11:45 तक ही तो है। बच्चे भी भाग गए, 18 बच्चे रह गए। ठीक है ठीक है, कल ही देखते हैं। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके।